दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और इस वक्त मैं झारखंड के ज़िला लोहरदगा में हूँ और यहाँ पे 3 दिनों से फर्स्ट झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल चल रहा है और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में DNS आनंद साहब का बहुत बड़ा रोल है। तो ये फिल्म फेस्टिवल करने का इरादा कैसे आया आपके दिमाग में? जी, हम लोगों की संस्था साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड है जी। और साइंस फॉर सोसाइटी झारखंड काफ़ी लंबे समय से मैंने संयुक्त बिहार के दौर से ही कहें जी। साइंस कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करती रही थी, विज्ञान संचार के क्षेत्र में, और ज़्यादातर काम स्कूली बच्चों के बीच रहा, स्कूली बच्चे टीचर के बीच में। बच्चों के बीच काम करते करते ही यह समझ बनी कि वह है उस हर एक माध्यम से का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाना चाहिए जहां हम बच्चों के साथ एक बेहतर संवाद बना सकते हैं। कम्युनिकेशन बनाइए। कम्युनिकेशन एक बड़ा सवाल है। पढ़ाई एक हिस्सा है, विज्ञान की पढ़ाई भी होती है, लेकिन बावजूद उसके साइंस कम्युनिकेशन का काम नहीं बढ़ पाता है। बच्चे खुल नहीं पाते, बच्चे सवाल करना नहीं सीखते, क्योंकि पढ़ाई का जो सिस्टम है बच्चे डरे सहमे रहते हैं, है ना। और उनको लगता है कि नहीं, सवाल पूछना भी गुनाह है, सर जी डांट देंगे। तो एक साइंस कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है बच्चों को प्रोत्साहित करना सवाल पूछने के लिए। जी जी जी। मतलब जिसको कहते हैं क्रिटिकल इंक्वायरी पैदा करना कि भाई हम किन्हीं चीज़ों को मान नहीं लें, इसलिए कि ये चीज़ें पहले से चली आ रही हैं जी। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, ऐसा हमारे टीचर ने कहा है, हमारे पेरेंट्स ने कहा है। बल्कि खुद की एक जो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक सवाल उठाने की, क्या रियल ऐसा हो सकता है, ऐसा है कि नहीं। तो ये लंबे समय तक काम करते करते ये बात ज़्यादा समझ में आई कि कई फॉर्म साइंस कम्युनिकेशन के हैं। उसमें एक तो विज्ञान के साइंस एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं जो बच्चों के बीच नो कॉस्ट साइंस एक्सपेरिमेंट के नाम से हम लोग करते रहे हैं, और ये काफ़ी पहले से काफ़ी पॉपुलर रहा है। जब प्रोफेसर यशपाल के दौर में भी, कि बच्चों के साथ इंटरेक्शन के मामले में माने लाजवाब थे प्रोफेसर यशपाल, जिस तरह से बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे। उनके साथ काम करने का मौका मिला जिन संगठनों में रहे। फिर प्रोफेसर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का खुद बच्चों के साथ इंटरेक्शन अद्भुत था, बहुत अच्छे ढंग से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते थे। तो साइंस के उस जगत में जहाँ साइंस एक्टिविटी हम लोग संगठन बनाकर कर रहे थे, पूरे देश में इस बात पर ज़्यादा बल देते थे कि बच्चों को डरने की जगह सवाल करना सिखाओ, कि वो डरे नहीं, चाहे वो टीचर हो, स्कूल का माहौल हो, समाज का माहौल हो। तो एक ये सवाल बहुत अहम था कि हम बच्चों को जगाने का जो काम, अवेयरनेस की बात करते हैं, तो अवेयरनेस का एक बड़ा हिस्सा है सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, उनके मन से डर को निकालना, चाहे वो डर सिस्टम को लेकर हो, डर अपने टीचर से हो, डर अपने पेरेंट्स से हो। तो एक तो बच्चों के लिए, और दूसरी कि भाई उनके आम लोगों के बीच, जो उनके पेरेंट्स भी होते हैं, टीचर्स भी हैं, कि उनके बीच भी इस अवेयरनेस कैंपेन को ले जाना कि भाई बच्चे को सप्रेस नहीं करें, दबाने की कोशिश नहीं करें, उसको डांट करके बिठा नहीं दें, बल्कि यदि वो क्वेरी करते हैं, इट में भी एक बार नहीं, वो 2 और 3 टाइम्स वो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो उनके सवालों का पेशेंसली जवाब दें, धैर्यपूर्वक। तो एक लंबे समय तक जो अभियान चलता है ना, कि धीरे धीरे अपना एक इम्पैक्ट डालता है, कार्यक्रम डालता है। इस कार्यक्रम से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए पूरे देश भर में। अभी साइंस फॉर सोसाइटी की ये गतिविधियाँ झारखंड के सभी 24 जिलों में फैली। राष्ट्रीय स्तर पे एक नेटवर्क बना जहाँ देश के अधिकांश राज्यों में, है ना, इस साइंस एक्टिविटी का अलग अलग संगठनों के माध्यम से नेटवर्किंग हुई, विस्तार हुआ। तो कई प्लेटफॉर्म चुनते चुनते कि हमारे साइंस एक्सपेरिमेंट का एक प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से साइंस बिहाइंड मिरेकल्स, कि जो सो कॉल्ड मिरेकल्स हैं, चमत्कार हैं, जो बाबा लोग करते हैं, दिखाते हैं, उनके पीछे का साइंस क्या है और ट्रिक क्या है, वो भी एक बना। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते गए, सोचते गए। इधर हाल में जो 2 साल में देखेंगे, लॉकडाउन हुआ और लोगों के हाथ में मोबाइल की सहजता हुई, मोबाइल आ गए, बच्चे टिकटॉक बनाने लगे, वीडियो बनाने लगे, मतलब ये सहज हो गया।
जो कभी बहुत मुश्किल काम लगता था कि फ़ोटो भी खींचना हो तो कोई एक कैमरा चाहिए, आसान काम जो नहीं था, कॉस्टली था। इस 2 साल में क्या जो डेवलपमेंट रहा, मोबाइल का ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, नई तकनीकी पहुंच, इसने इसको कहिए कि और ताकत दिया कि अब बच्चे आसानी से वो लगे कि हम फ़ोटो ले सकते हैं, है ना, और हम उन चीज़ों का एक वीडियो बना सकते हैं। तो वीडियो बनाना अब उतना कठिन नहीं था जितना हम लोगों के दौर में कभी रहा, कि हम लोग सोचना भी बहुत मुश्किल था, तकनीक से अवगत भी नहीं थे और वो साधन संसाधन भी नहीं थे। ये इंस्पायर किया कि जब वीडियो बन सकता है तो वही चीज़ें यदि हम और चीज़ों को जानकारी में दे दें तो एक शॉर्ट फिल्में बन सकती हैं, एक डॉक्यूमेंट्री बन सकती हैं, तो रास्ता वहाँ से खुलता है। तब लगा कि अब ये सचमुच में चरण आ गया, वो दौर आ गया, वो फेज आ गया जब अब इस मीडियम को ज़मीन पे उतारा जाए। लेकिन सर ये बताइए कि आप साइंस को फ़रोग़ देना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप सवेरे उठ जाइए और सवेरे उठने के बाद जो चैनल्स हैं वो आपका राशिफल बता रहे हैं, वो आपका भविष्य के बारे में बता रहे हैं, वो ज्योतिष शास्त्र के बारे में बता रहे हैं। कुछ बाबा जो हैं वो कोरोना की दवा तक निकाल दिए हैं, कुछ लोग जो हैं वो मतलब मेल बच्चे पैदा करने के लिए भी मतलब दवा निकाल रहे हैं। और इस तरह के जो पदार्थ हैं, प्रोडक्ट हैं, उसको बहुत ही चालाकी से अलग अलग नाम देकर उसको बेच रहे हैं। कोई थाली बजा के कोरोना को भगा रहा है, कोई गोबर लगा रहा है। जाति प्रथा का भी जो है वो भी काफ़ी बड़ा हुआ है। मैं अपने गांव बिहार से घूम के आया, वहाँ पे देखा कि पूजा पाठ और कर्म कांड के चक्कर में गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं उसका जो फल जो है वो ज़मीन पर और ज़्यादा दिखे और अंधविश्वास, जाति प्रथा, ये ढकोर पंथ जो लोग हैं, जो दकियानूस लोग, उनका बोलबाला कैसे ख़त्म हो? एक सही सवाल आपका है। यदि हम और पीछे की ओर जाने की कोशिश करें, 30 साल पहले, 40 साल पहले या 50 साल पहले, चलिए हम लोगों ने तो 50 साल पहले का भी देखा नहीं, वो भी बताइए। तो जो 50 साल पहले की जो स्थितियां गांव की रहीं, चाहे बिहार का गांव रहा हो या झारखंड का गांव रहा हो, अंधविश्वास जितना ज़्यादा था, हर पीपल पे भूत हुआ करते थे, है ना। वो लगता था कि भाई वो पीपल का पेड़ है, उसमें भूत रहता है। देवी आती थी, बहुत सहज होता जाता था, किसी पे वो भरने की प्रक्रिया होती थी। तो 50 साल या 40 साल पहले का जो अंधविश्वास था, जो डर था, जो आतंक था, चूँकि नई तकनीक नहीं आई थी, अखबार गांव तक नहीं पहुंचा था, शिक्षा नहीं पहुंची थी, बदला है ना। लेकिन सर मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि डायन और भूतन जो है वो इस पेड़ पे थी, अब उसका चर्चा गांव में कम हो गया है, लेकिन एक दूसरे तरह का डायन और भूतन जो हैं वो आधुनिक जामा पहन के टीवी पे आ रहे हैं। वही मैं उसी दिशा में जा रहा था, मैं उसी दिशा में जा रहा हूँ कि एक दौर था। अब जब हम उदारीकरण के फेज में आते हैं, चलिए अब वहाँ से मैं यहाँ ले आ रहा हूँ आपको सीधे, कि वो 30 वर्षों के बाद जब हम देखते हैं कि 91 के बाद मनमोहन सिंह आते हैं और उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू होती, तो एक न्यू लिबरल और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जब हम कहें कि एक मार्केट इकोनॉमी का दौर होता है, बाजार आता है, बाजार की ताकत अपने ढंग से सोचती है, काम करती है ना, वो मुनाफे के धंधे से सोचती है और हर जगह वो बाजार को ले जाती है, उसका भी बाजारीकरण करती है। भूत का बाजारीकरण है ना, डायन का बाजारीकरण है। और आजकल कंप्यूटर से भी आप पूजा कर सकते हैं, है ना जी। तो ये एक, यही मैं कह रहा हूँ सर, और गोबर भी है और ये सब चीज़ें भी हैं, सुनने में आता है उसकी भी पैकेटिंग करके बड़े बड़े महंगे दाम। नहीं, बिल्कुल। तो उस फर्क को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके लिए वो चुनौती ही बनी। आज यदि वो मार्केटिंग नहीं करें, उनको भी अपनी बात सही साबित करने के लिए, अपना प्रोडक्ट लोगों तक ले जाने के लिए खुद को विज्ञान सम्मत या वैज्ञानिक कहना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ें तो देखिए वैज्ञानिक है भाई, ये तो वैज्ञानिक भी मानता है। वो झूठा सच वो चस्पा करके, ये तो नासा ने भी ऐसा कहा है, वो तो ऐसा ने कहा है। तो आज जो नई तकनीक की ताकत है ना, और जो कहिए कि उसको पूरे जो बाजार की ताकत है, कि वो ताकत आकर खड़ी हुई, तब इसको वो रोक पा रहे हैं। 50 साल पहले क्या था रुकने के लिए? तो मैं दोनों में ये सिर्फ फर्क कर रहा था कि नई तकनीक और नई मार्केट इकोनॉमी जो ग्लोबल लेवल पे है, कि अब उसके जरिए वो फैलने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ना, एक कोरोना वाला में बहुत साफ साफ उदाहरण देखें कि कोरोना काल में
कम कोशिश नहीं की कि भाई इसका इलाज गोबर से हो सकता है, गोमूत्र से, जो कुछ भी कहा उन्होंने, थाली बजाया। कई सारे वीडियो देखे कि लोग गोबर लगा के बैठे हुए हैं, है ना, थाली बजाया, ये जो भी हुआ, लेकिन क्या फर्क पड़ गया उससे? अंततः उनको डोज लेना पड़ा, लेना पड़ा ना, वो चाह करके भी कि भाई हम हनुमान चालीसा और सर ये भी है, बहुत सारे इलाकों में मैंने सुना है कि कोरोना माता के नाम पे कुछ देवी भी पैदा हो गई हैं। नहीं हुई, कोरोना जैसे छठ पूजा की तरह कोरोना माई की पूजा हुई, उनका भी ठकुआ चढ़ाया गया, सुन लीजिए। तो हम लोग कह रहे हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कोरोना ने पर्टिकुलर कहिए कि लंबे समय के बाद विज्ञान ने अपनी महत्ता स्थापित की कि कहीं भी कोई तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ ढपोसला ढंग जो भी करें आप, कोरोना के प्रभाव को नहीं रोक पाया। मंदिरों में ताले लगे, है ना, भगवान पर मास्क चढ़े, तो विज्ञान ही उभर करके आया कि नहीं, हमको मास्क लेना है, हमको सैनिटाइजर यूज़ करनी है ना, या जो बचाव के रास्ते टीका वगैरह का गठन हुआ। तो ये कह रहे हैं ना कि अब ये सिर्फ ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, ये 2 महीने या 6 महीने का फ़र्क है कि जहाँ आसानी से लगता था कि भाई आज ये गांव में हो रहा है, फलां यज्ञ हम कर देते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। गांव में, शहरों में भी होता था, बागबाड़ा में इस तरह की आपदा है, चलो भाई ठीक है, एक सुंदरकांड का पाठ करा देते हैं, एक ये करा लेते हैं। लेकिन इस दौर ने दिखाया कि नहीं, बीमारियाँ उससे नहीं रुकती हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अंधविश्वास फैलाने वाली ताकतें जितना भी मजबूत हो, कुछ दिनों के बाद उनको मतलब चित होना ही होना है? नहीं, चूँकि तथ्य सच्चाई विज्ञान ही है। विज्ञान चूँकि प्रकृति और उनके चीज़ों पे आधारित है। विज्ञान किसी इच्छा और आकांक्षा पर नहीं चलता है। विज्ञान जो वस्तु स्थिति है, जो सच्चाई है, उस पर आधारित होती है। तो चाह करके भी आप विज्ञान को कहाँ ले जाएंगे? तो बाकी चीज़ें हम चीज़ों को मिला जुला करके हवाई अपने ढंग से पेश कर सकते हैं, साइंस को कहाँ आप ले जाएंगे? तो आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हम सुनते सत्यमेव जयते, तो आप कहते हैं विज्ञान जयते? नहीं, सचमुच में कि अंततः है विज्ञान की जो सच्चाई है उसको ढका नहीं जा सकता है, है ना, छिपाया नहीं जा सकता है। कि जैसे सूरज यदि आसमान में है तो ये देखिए बादल अभी दिख रहे हैं, कोई कह सकता है कि सूरज कहाँ है, तो अभी नहीं है, लेकिन कुछ घंटे के बाद फिर सूरज निकलेगा, है ना। अच्छा सर, ये जाति प्रथा के नाम पर जिस तरह से अंधविश्वास हो रहा है, जाति प्रथा को पोषक करने वाली जो ताकतें हैं, उनके बीच में भी जाके इस तरह के प्रोग्राम करने की ज़रूरत है? नहीं, बेशक किसी भी आधार पे जो समाज को बांटते हैं लोग, है ना, समाज में विभेद पैदा करते हैं अलग अलग स्तर पे, एक जिसको हम लोग अंतर्द्वंद कंट्राडिक्शन कहते हैं, संघर्ष है समाज में। अमीर गरीब का संघर्ष है, ऊंच नीच का संघर्ष तो चल ही रहा है, चलता भी रहेगा। लेकिन कुछ लोग अपने अपने एजेंडे के मुताबिक, कि कुछ को धार्मिक राजनीति करनी है, उस एजेंडे का इस्तेमाल करेंगे, कुछ को जातीय राजनीति करनी है, वो उसका इस्तेमाल कर देंगे, कुछ लोग भाषा, कुछ लोग क्षेत्र, रीजन, ये उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका समाज और सच्चाई से बहुत लेना देना नहीं। इसलिए देखेंगे कि यदि एक व्यक्ति अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए एक ढंग के इशू को आगे बढ़ाया सेंटिमेंटल के तौर पे, तो दूसरे लोग काउंटर के तौर पे फिर दूसरे एजेंडा को आगे बढ़ा देंगे। तो सर, आने वाले दिनों में आप लोगों का क्या कार्यक्रम है, और नए लोग आपसे जुड़ना चाहें तो उनके लिए क्या रास्ता है? नहीं, देखिए, एक ही हम लोग कहते हैं कि एक तो बच्चों को, नई पौध को उस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो भारत का भविष्य है और वो खुले दिल दिमाग से चीज़ों को देख सकते हैं, सोच सकते हैं। अभी उनके दिमाग में बहुत सारी बातें नहीं आई जो लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतर है कि जो लोग समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो लोग कचरा फैला रहे हैं, वो अपने ढंग से अपना काम कर रहे हैं, उनको भी आगे आने की ज़रूरत है, जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं। और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जाने, क्योंकि कोई कचरा फैलाने का काम करे तो कोई सफाई का भी काम करे, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि जो जन विज्ञान आंदोलन की भूमिका हो सकती है कि हर व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर में, परिवार में, यदि हम इस साइंटिफिक टेम्पर को आगे बढ़ाते हैं तो संघर्ष चले कि वो कचरा फैलाएं, हम अपने विज्ञान फैलाएंगे। और चूँकि विज्ञान कहीं ज़्यादा तथ्यपरक है, फैक्चुअल है, रैशनल है, सच्चाई है, इसीलिए उसका जीत तय है। फ़र्क है कि हम निष्क्रिय होकर बैठे नहीं रह सकते, कि चूँकि विज्ञान की जीत होगी ही, इसीलिए हमारे कुछ मतलब उसमें ह्यूमन एजेंसी का भी बहुत बड़ा रोल है। नहीं, हर हाल में तो हम हर व्यक्ति अपने ढंग से थोड़ा सा चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें और
हम होंगे कामयाब एक दिन, चीज़ें चलेंगी। आनंद जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।